स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसकी असेसमेंट के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी हमारी हेल्प करती है, इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन ये है कि इसको यूज़ कैसे किया जाए। इसके जो यूजेस हैं, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब उसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है, वो जुबान सीख रहा होता है, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त उसकी जो लर्निंग होती है वो तमाम लर्निंग उसकी पहले लेवल में ही होती है, यानी 100% लर्निंग उसकी नॉलेज बेस्ड होती है। वो सिर्फ चीज़ों को याद करता है, बाकी कंप्रीहेंशन में ज़ीरो होती है, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसकी एप्लीकेशन में कोई लर्निंग नहीं होती, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस। फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब स्कूल जाना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसकी जो लर्निंग है इन तमाम लेवल्स में, इन तमाम लेवल्स पर होना शुरू हो जाती है। यहाँ भी कुछ जो परसेंटेज है यहाँ भी डिवाइड होना शुरू हो जाती है। यहाँ पहले 100% ही, तो अब क्या होगा, अब 100% नहीं, सपोज 80% नॉलेज बेस्ड उसकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। फिर इसी तरह कंप्रीहेंशन सपोज 7 है, एप्लीकेशन, वो चीज़ों को अप्लाई करना भी शुरू हो जाता है। फर्ज करते हैं कि हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, तो जब वो घर वालों को देखता है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, जबान सीख जाता है, तो बच्चों को, घर वालों को देखता है कि वो नाइफ से सब्जी काटते हैं, वो क्या करता है, वो नाइफ से वो भी सब्जी काटना शुरू हो जाता है। वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि सर नाइफ से हम सब्जी काटते हैं। फिर इसी तरह वो उसको अप्लाई करना शुरू हो जाता है मुख्तलिफ चीज़ों पर, वो उस नाइफ से मुख्तलिफ चीज़ें काटना शुरू हो जाता है। उसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बेस्ड जो उसकी लर्निंग है, सपोज वो 5% है। इसी तरह एनालिसिस, वो दो चीज़ों को कंपेयर भी कर लेता है। वो छुरी से अगर वो कोई चीज़ काटता है, तो छुरी जैसी जब उसे कोई दूसरी चीज़ मिलती है, तो उससे भी किसी दूसरी चीज़ को काटना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये है कि वो एनालिसिस इस लेवल पर भी उसकी कुछ ना कुछ लर्निंग हो जाती है। सपोज 3% है, इवैल्यूएशन में भी इसी तरह सपोज 3% और सिंथेसिस में 2%। ये जो तमाम लेवल्स हैं, यहाँ जो लर्निंग है, ये लर्निंग ऑटो भी हो जाती है। बच्चे को अगर ना भी सिखाया जाए, वो खुद चीज़ों को लर्न करना शुरू कर देता है। इसी तरतीब से बाज़ चीज़ों में उसकी, बाज़ लेवल पर उसकी लर्निंग ज़्यादा होती है और बाज़ पर उसकी लर्निंग कम होती है। अब होता क्या है, हमें क्या चाहिए कि जब हम टीचिंग करें, कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, तो हमारी जो टीचिंग हो, हमारा जो लेसन हम जो प्लान करते हैं, उसमें नॉलेज बेस्ड लर्निंग भी होनी चाहिए, नॉलेज बेस्ड टीचिंग भी होनी चाहिए। हमारा जो लेसन है उसमें कंप्रीहेंशन बेस्ड भी होना चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस भी होना चाहिए। जब हम इस तरह का लेसन प्लान करेंगे जिसमें ये तमाम लेवल्स, इन तमाम लेवल्स को मद्देनज़र रखकर हमारी जो टीचिंग होगी, तो फिर हमारा जो स्टूडेंट होगा, हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे, उनकी लर्निंग बहुत अच्छी तरह से होगी और वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाएंगे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होगी। यहाँ क्वेश्चन ये है कि हमारी टीचिंग किस तरह की हो, हमारा लेसन प्लान किस तरह का हो जिसमें ये तमाम तरह की लर्निंग पॉसिबल हो। इसमें नॉलेज बेस्ड लर्निंग के लिए क्या होता है, नॉलेज बेस्ड लर्निंग में टीचर स्टूडेंट्स को पुरानी चीज़ें, जो प्रीवियस नॉलेज है, उसको रिकॉल करवाता है, उसको रिमेंबर करवाता है। जो चीज़ें उसने पहले पढ़ाई होती हैं, उन चीज़ों को जो नया नॉलेज उसने पढ़ाना होता है उससे कनेक्ट करवाता है। मतलब ये है कि वो जब पढ़ाता है तो वो पढ़ाते हुए उनको याद करवाता है कि आपने ये वाली चीज़, ये वाला टॉपिक पहले भी पढ़ा हुआ था, इस तरह की चीज़ आपने पहले पढ़ी हुई थी, इसमें किस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, रिकॉल, डिस्क्राइब व्हाट हैपन बिफोर, व्हाट हैपन आफ्टर, और इसी तरह रिकॉल इंफॉर्मेशन, पुरानी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करवाया जाता है, उसको याद करवाया जाता है। इसके बाद दूसरा जो लेवल है कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड। यहाँ टीचर एक्सप्लेन करता है, जबकि नॉलेज में टीचर बच्चों से, स्टूडेंट से पूछता था, उनको रिकॉल करवाता था, उनको रिमेंबर करवाता था। यहाँ टीचर बच्चों को अंडरस्टैंड करवाता है। मसलन कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट कर दें, पुट इन ऑर्डर, इसको तरतीब में लिखें, रीटेल, इसको दोबारा से बताएं, अपने अल्फाज में बयान करें। व्हाट इज द मेन आइडिया, जो स्टोरी, जो बात मैंने आपको अभी बताई है, इसका मेन आइडिया क्या है, या डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, किसी भी दो चीज़ें या दो टॉपिक के दरमियान जो फ़र्क है वो फ़र्क बता दें। किसी को समराइज करना हो, एक्सप्लेन, सिलेक्ट, एटसेट्रा, इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। इसके बाद है एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। यहाँ टीचर ने जो लेसन पढ़ाया उसको अप्लाई करवाता है, उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने कोई फार्मूला बता दिया, फार्मूला समझाया, उसके बाद वो स्टूडेंट से कहता है कि इसको अप्लाई करें, इसको यूज़ करें, या फिर मुख्तलिफ क्वेश्चंस को अप्लाई करवाता है। इसमें किस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है,
अप्लाई, कंप्यूट, कंक्लूड, डिमॉन्स्ट्रेट करके बता दें, किसी चीज़ को, किसी ग्राफ को ड्रा करके बताएं, या फाइंड आउट, इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। इसके बाद एनालिसिस बेस्ड लर्निंग क्या है? यहाँ आइडियाज के दरमियान रिलेशनशिप होता है, दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, उनका तज्जिया किया जाता है, उनको पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। टीचर ये काम कैसे करता है? जो चीज़ पढ़ा रहा होता है उसको किसी दूसरी चीज़ से, किसी दूसरे टॉपिक से कंपेयर करता है, जो टॉपिक को पढ़ा चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल डिफ्रेंशिएट करता है। इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो होती है एनालाइज, कैटेगराइज, क्लासीफाई, कंपेयर, डिबेट, डिडक्ट, डिफरेंशिएट। इस तरह की टर्मिनोलॉजी एनालिसिस बेस्ड लर्निंग में यूज की जाती है। इसके बाद सेकंड लास्ट है इवैल्यूएशन। ये सब कुछ करने के बाद इस लेवल पर टीचर क्या करेगा? टीचर ये चेक करेगा कि उसके स्टूडेंट्स ने कितना लर्न किया। या जिस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, फॉर एग्जांपल डिसाइड, आर्ग्यू, डिसीजन मेकिंग, जज, रेट, सिलेक्ट, इस तरह की टर्मिनोलॉजी इवैल्यूएशन बेस्ड लर्निंग में यूज की जाती है। इसके बाद लास्ट है सिंथेसिस, जिसको क्रिएटिंग भी कहा जाता है। इस लेवल पर थिंकिंग बहुत हाई होती है। यहाँ स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं कि वो कोई नई चीज़ तख्लीक कर सकें, कोई नया आइडिया पेश कर सकें, कोई नया फार्मूला बना सकें। यहाँ जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, कंबाइन, कंपोज, क्रिएट, डिज़ाइन, प्लान, सजेस्ट, एटसेट्रा, इस तरह की टर्मिनोलॉजी सिंथेसिस में यूज की जाती है। इसको क्रिएटिंग भी कहा जाता है। ये तो हमें पता चल गया कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के मुताबिक हमारी टीचिंग किस तरह की हो, हम टीचिंग में ब्लूम टेक्सोनॉमी को कैसे यूज कर सकते हैं। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, असेसिंग द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स की असेसमेंट ब्लूम टेक्सोनॉमी के मुताबिक कैसे की जाए। हम असेसमेंट में ब्लूम टेक्सोनॉमी को कैसे यूज कर सकते हैं। जब हम स्टूडेंट्स की असेसमेंट के लिए कोई टेस्ट बना रहे होते हैं या फिर कोई पेपर सेट कर रहे होते हैं, तो वो पेपर भी ब्लूम टेक्सोनॉमी के मुताबिक होना चाहिए, ब्लूम टेक्सोनॉमी के मुताबिक सेट होना चाहिए। उसका तरीका ये है कि जो पेपर में नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हूँ वो 20% हूँ, 20% क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड हूँ। फिर इसी तरह कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन 30% हूँ, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 5%, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन 10%, और इसी तरह इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन 15%, और लास्ट जो है वो सिंथेसिस बेस्ड क्वेश्चन 20% हूँ। ऐसा ना हो कि हम किसी एक, हमारा जो पेपर है उसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 70% हो जाएं, कोई एक पार्ट रह जाए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन उसमें मिस हो, या फिर इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन मिस हो। हमारा जो पैटर्न हो पेपर का, उसमें जो तरतीब हो, जो परसेंटेज हो क्वेश्चंस की, वो ये परसेंटेज होनी चाहिए कि नॉलेज के 20 होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन के 30, एप्लीकेशन के 5%। इस तरतीब से, इस पैटर्न से जब हम पेपर को सेट करेंगे तो स्टूडेंट्स की लर्निंग बहुत अच्छी तरह से होगी, अदरवाइज स्टूडेंट्स लर्न नहीं करेंगे। ये मानना है ब्लूम का। अब चलते हैं कंक्लूजन पर। ब्लूम टेक्सोनॉमी का कंक्लूजन, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ब्लूम टेक्सोनॉमी के जो 3 डोमेन हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ये मैंने ऑर्डर में लिखी हुई है। ये ज़रूरी नहीं कि पहले कॉग्निटिव आती है, फिर अफेक्टिव, फिर साइकोमोटर। इनको आप पहले साइकोमोटर पे लिख सकते हैं, अफेक्टिव को लास्ट पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों मिलकर काम करती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि पहले कॉग्निटिव काम करती है, फिर अफेक्टिव, फिर साइकोमोटर, बल्कि ये तीनों जब जुड़ के मिल के काम करती हैं तब जाके लर्निंग होती है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में अफेक्टिव डोमेन पर कोई काम नहीं हो रहा, साइकोमोटर पर काम तो हो रहा है, कॉग्निटिव पर काम हो रहा है। ये कैसे काम नहीं करती, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है, जो एलीट क्लास है, उनके पास एक के पास 3-3 गाड़ियाँ हैं। उनका जो पेट्रोल है, फ्यूल है, वो भी उनको मुफ्त मिलता है। इसी तरह उनको इलेक्ट्रिसिटी वो भी फ्री है। उनके जो फ़ोन के बिल्स हैं वो भी फ्री हैं उनके पास बहुत, यानी कि उनके पास हर एक चीज़ वाफर है। और जो हमारी आवाम है वो बहुत गरीब है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, रोज़गार नहीं है, और भी बहुत सारी मुश्किलात हैं। उसके बावजूद हमारे जो वज़ीर हैं, हमारी जो हुकूमत है, वो लोग दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं, वो दिन ब दिन उनकी जो मरातें हैं वो बढ़ रही हैं। ये क्यों हो रहा है? उनको फील क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अफेक्टिव डोमेन पर काम ही नहीं होता, ना ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में और ना ही कहीं और जगह पर। उन लोगों को ये फील ही नहीं हो रहा कि आम आदमी का, एक कॉमन पर्सन का क्या प्रॉब्लम है, उसको कौन कौन सी मुश्किलात हैं, उनको ये चीज़ फील नहीं हो रही। और इस वजह से हमारा जो पूरा सिस्टम है वो पूरा सिस्टम ख़राब है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग के अलावा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, और मेरा गालिब गुमान है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।
फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो आप इसको दोबारा से वॉच करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी मुकम्मल समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।